नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद प्रदीप में। मैं प्रदीप सिंह आपका आज की हमारी इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा, इस वीडियो से पहले हमने आपको बताया था जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है और एनएनपी क्या होती है। अगर आपको वो वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर भी करें। आइए उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे जीडीपी निकालने की विधि क्या होती है ना। जीडीपी हम निकालते कैसे हैं। देखो, थोड़ा सा रिवीजन मार लो। मैंने आपको बताया था कि जीडीपी बेसिकली क्या होती है। तो जीडीपी कुछ नहीं है, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमा या राजनीतिक सीमा के अंतर्गत जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उनका जो अंतिम मूल्य होता है उसे हम जीडीपी कहते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वस्तुओं सेवाओं का जो जितने भी वस्तुओं सेवाएं उत्पादित की जाती हैं उनके अंतिम मूल्य को, है ना, या अंतिम वस्तु के मौद्रिक मूल्य को जो है हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है ना। फिर हमने आपको बताया जीएनपी क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद। जैसे कि उसमें हमने जो है विदेशी फैक्टर भी शामिल करते हैं। जो विदेशी कंपनी हमारे यहाँ काम करती हैं उनके प्रोडक्शन को भी हम शामिल करते हैं। जो लोग हमारे बाहर जाते हैं उनको हम जीडीपी में शामिल नहीं करते। लेकिन जब जीएनपी निकालते हैं हम, तो जीएनपी में जो विदेशी लोग हमारे घरेलू सीमा के अंतर्गत काम कर रहे हैं उनकी आय को हम घटा देते हैं, और जो हमारे लोग विदेशों में काम कर रहे हैं उनकी आय को हम जोड़ देते हैं। तो ये निकल आता है जीएनपी। ठीक है ना। फिर निकालते हैं हम एनएनपी। तो एनएनपी कैसे निकलता है, जीएनपी हो गया ना। उसके बाद एनडीपी। तो देखो, एनडीपी क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो इसमें क्या होता है कि जीडीपी में से हम जो मूल्य ह्रास होता है, जो टूट फूट होती है उत्पादन के दौरान, उनको हम घटा देते हैं। मूल्य ह्रास को जो घटा देंगे तो फिर क्या निकलेगा, जो जीडीपी में से मूल्य ह्रास हटा देंगे तो एनडीपी निकलेगा। और एनएनपी कैसे निकालेंगे, एनएनपी निकालते हैं जब जीएनपी में से हम क्या घटा देंगे, मूल्य ह्रास। जीएनपी में से जब हम मूल्य ह्रास हटा देंगे तो जो है हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकलेगा। जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास घटा देंगे तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकलता है। आइए आज हम देखेंगे जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है, कौन सी एजेंसी है जो इसे कैलकुलेट करती है, समझेंगे। आइए देखो, जो जीडीपी होता है, बस आप ना ज़्यादा उलझन में ना पड़िएगा। आप बस इतना ध्यान रखिएगा, जीडीपी जब मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाएं उत्पादित की जाती है उनके मौद्रिक जो मूल्य होता है उसको हम जीडीपी बोलते हैं। तो अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्या विधि होती है। देखो, कई विधियां होती हैं। जैसे यहाँ जो विधि मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्रोमिनेंट विधि है, वो 3 विधि के माध्यम से हम जीडीपी निकालते हैं, सकल घरेलू उत्पाद को निकालते हैं। तो कौन सी विधि होती है, पहली विधि बोलते हैं आय विधि। आय विधि के माध्यम से, दूसरी होती है व्यय विधि, और तीसरी होती है उत्पादन विधि। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे आय विधि। आय विधि का मतलब होता है इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेट जीडीपी। तो देखो, आय विधि में क्या होता है, इनकम मेथड में क्या होता है। अब आप खुद सोचिएगा कि जब किसी वस्तु का, जैसे ये माने चलिए ये मार्कर है, ठीक है ना, इस मार्कर का उत्पादन होना है, तो इस मार्कर को उत्पादन करने में लगे हुए जितने भी फैक्टर हैं, जितने भी कारक हैं, अगर उनकी आय बढ़ती है तो ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है। तो नहीं समझे। देखो, यहाँ आय विधि, आय पद्धति का मतलब हो गया जैसे किराया। सीधी सी बात है, जब इस मार्कर को हम बनाएंगे तो हमें भूमि चाहिए। भाई आसमान में बैठकर तो नहीं बना सकते, अब हम बैठे के साथ ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आपको स्थिरता के लिए भूमि चाहिए। तो भूमि आपको कैसे मिलेगी, आप किराया पे करेंगे। तो सीधी सी बात है, जब भूमि का किराया बढ़ रहा हो, भूमि का जो है कहीं ना कहीं आय बढ़ रही हो, इनकम बढ़ रही हो, तो हम कह सकते हैं। फिर देखिए मजदूरी, भाई इसको बनाने के लिए मजदूर रखने पड़ेंगे। तो अगर मजदूरों की आय बढ़ रही हो, ठीक है। उसके बाद है ब्याज। कोई भी हम फैक्ट्री लगाते हैं या कोई भी यूनिट लगाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि उसमें 4 चीज़ महत्वपूर्ण होती हैं।
क्या क्या 4 चीज़ महत्वपूर्ण होती हैं। आइए थोड़ा सा बेसिक है, इसे हम समझते हैं तब हम आगे बढ़ेंगे। देखो 4 चीज़ क्या होती है। जो पहली चीज़ होती है वो होती है भूमि, ठीक है, भूमि। क्योंकि कोई भी उत्पादन करेंगे, कोई भी यूनिट लगाएंगे, चाहे कोई भी हम सर्विस सेक्टर के लिए कोई भी चीज़ खोलें, कंपनी हो गया या बैंक हो गया, या मान के चलिए कि कोई कंपनी हो गई, कोई भी कार्यालय हो गया, तो उसके लिए भूमि चाहिए। तो भूमि हो गया, ठीक है ना। तो भूमि से बेसिकली भूमि क्या लेती है, भूमि दे लेती है अपना किराया, ठीक है, किराया। भाई भूमि को हम क्या देते हैं, ज़मीन होती है, लैंड होती है, उसे हम लेते हैं तो उसको किराया देते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है फैक्टर वो आ जाता है श्रमिक या श्रम, ठीक है। श्रम महत्वपूर्ण होता है, बिना श्रम के तो कुछ कर नहीं सकते। श्रम का मतलब हो गया लोग, है ना, कुशल लोग जो कि उसमें लगे हुए हैं, जिनको काम आता हो, जो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन करते हो, मजदूर कह सकते हैं, ठीक है। तो श्रम, इनको क्या चाहिए, इनको मजदूरी चाहिए होती है, ठीक है, मजदूरी साहब, इन्हें मजदूरी चाहिए श्रमिकों को, श्रम हो गया। जो तीसरा जो फैक्टर होता है ये महत्वपूर्ण कारक होता है, ठीक है। तीसरा जो फैक्टर होता है वो होता है पूंजी, ठीक है, पूंजी। और सीधी सी बात है भाई, कोई भी चीज़ लगाएंगे, कोई भी यूनिट लगाएंगे, या कोई भी कार्यालय खोलेंगे, स्कूल हो गया, बैंकिंग हो गया, या होटल हो गया, रेस्तरां हो गया, है ना, या आपका जो है कोई और कोई प्लेस हो गया जहाँ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा हो, तो उसके लिए पूंजी चाहिए भाई। भूमि को हम रेंट पर लेंगे तो उसको किराया चाहिए, मजदूर रखेंगे, कच्चा माल लाएंगे, इन सब के लिए क्या चाहिए, पूंजी चाहिए। बिना पूंजी के तो कोई भी काम स्टार्ट नहीं होता, तो पूंजी चाहिए आपको। पूंजी क्या लेगी आपसे, ब्याज लेगी, है ना, ब्याज। पूंजी भाई आपके बैंक से पूंजी लाते हैं, ऋण पर पूंजी लाते हैं, तो वो आपसे क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है, ब्याज लेता है, ठीक है ना। चौथा जो फैक्टर है, चौथा फैक्टर होता है उद्यमी। उद्यमी को आप कह सकते हैं भैया मालिक कह सकते हैं, है ना, कोई भी मालिक उद्यमी हो गया, पूंजीपति हो गया। उसे क्या चाहिए साहब, उसे चाहिए कहीं ना कहीं लाभ। वो बिना लाभ के तो काम करेगा ही नहीं। अगर उसे लाभ नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेगा। उद्यमी को चाहिए लाभ, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, जब हम आय वृद्धि की बात करते हैं, आय वृद्धि के आधार पर जो है जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली क्या है, आय वृद्धि जो है ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ जगह पर जो है आय वृद्धि से भी हम जीडीपी को निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैं दिख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भूमि का किराया कहीं ना कहीं किराए में वृद्धि हो रही हो, किराए में वृद्धि का मतलब ये नहीं है जो भूमि दी जा रही है उनकी इनकम बढ़ रही हो, ठीक है, श्रम मजदूरी बढ़ रही हो, कहीं ना कहीं पूंजी कहीं ना कहीं ब्याज बढ़ रही हो। यहाँ आप ध्यान रखिएगा, ब्याज बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि जो है आप अभी 5% से कड़ा है तो 7 हुई 8 हुई, ऐसा नहीं, वो तो महंगाई हो जाती है, वो नहीं, है ना। फिर आप देखिए उद्यमी कहीं ना कहीं लाभ हो रहा हो, उससे उसका लाभ में कहीं ना कहीं वृद्धि हो रही हो। तो जब इतना सारी चीज़ होती हैं तो हम कह सकते हैं कि जो है कहीं ना कहीं आय बढ़ रही है। और जब आय बढ़ रही है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस आधार पर हम जीडीपी निकालते हैं, ठीक है ना। जो दूसरी विधि होती है इसे बोलते हैं व्यय पद्धति, एक्सपेंडिचर मेथड, उपभोग, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखो उपभोग क्या होता है, देखो इसमें हम क्या क्या सम्मिलित करते हैं व्यय विधि में। जब हम जीडीपी निकालते हैं तो व्यय विधि में बेसिकली पहला होता है कुल उपभोग। कुल उपभोग का मतलब हो जाता है कि हमारे द्वारा जो है खरीदी गई वस्तुएं या हमारे द्वारा जो भी कुछ उपभोग किया गया है। जैसे मैं शर्ट यूज कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उपभोग हो गया ना, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं हम, या हम जो है बाइक ले ली, है ना, या ये मार्कर हो गया, कुछ भी जो है हम खरीद रहे हैं उसी को उपभोग कहते हैं। अपने लिए यूज करते हैं, उपभोग ही होता है। पंखा हो गया, कूलर हो गया, साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, है ना, कार हो गई, और जो बैंकिंग सर्विसेज हो गई, ये सारी की सारी जो हम यूज करते हैं ये क्या है, ये उपभोग हो गया। मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया। तो यहाँ लिखा है सबसे पहले कुल उपभोग। भैया आप जो है जब हम व्यय विधि के माध्यम से जीडीपी निकालेंगे तो उसमें पहला तो होगा कुल उपभोग। जब कुल उपभोग की बात हो रही है तो किन का कुल उपभोग, देश के नागरिकों का कुल उपभोग। एक साल के अंतर्गत जो देश के नागरिक हैं उन्होंने कितना खर्च किया ये जोड़ा जाएगा, ठीक है। फिर देखिए कुल निवेश, आप
कुल निवेश कितना होगा। निवेश कौन कौन करता है, निवेश कौन कौन करता है। देखो निवेश भी दो तरह का होता है, एक तो निजी निवेश होता है, एक सार्वजनिक निवेश होता है, ठीक है ना। तो कुल निवेश कितना होगा। अगर निजी निवेश की बात करें तो एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, विदेशी निवेश होता है, एक घरेलू निवेश होता है, ठीक है ना। तो अगर किसी भी इकोनॉमी में निवेश बढ़ रहा है, कुल निवेश बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि नहीं जीडीपी में वही बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि भैया सीधी सी बात है, अगर निवेश बढ़ेगा पूंजी लगेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा तो क्या होगा, वो मांग करेंगे, उपभोग बढ़ेगा उनका, और जब उपभोग बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो फिर कहीं ना कहीं लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो देखो जीडीपी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। ये साइकिल चक्र होता है, इसको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। इकोनॉमिक सर्किल या इकोनॉमिक कहीं ना कहीं साइकिल बोलते हैं। तो ये बहुत ही होता है, अगर एक बार इसे आप समझ लिया तो आप ही मान के चलिए कि इकोनॉमिक्स समझना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो कुल निवेश हो गया, निवेश हो गया, ठीक है। फिर देखिए कुल सरकारी व्यय, यह ध्यान देने की बात है कि कुल सरकारी व्यय, और यहाँ कुल सरकारी जो व्यय होता है वो उस व्यय को बोलते हैं जिससे कुछ उत्पादन हो रहा हो, जिससे कुछ आप कह सकते हैं, जैसे पूंजीगत व्यय कह सकते हैं। अब राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय क्या होता है, इस पर मैं अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। अभी आप ये समझिए कि सरकारी वह सरकारी खर्च जिससे रोजगार क्रिएशन हो रहा हो, या कोई वस्तु प्रोडक्ट हो रही हो, कुछ कोई चीज़ बन रही हो, या सर्विस कोई सेवा जनरेट हो रही हो, उसे हम कुल सरकारी व्यय कहते हैं। जैसे सड़कों का निर्माण होना, पुलों का निर्माण होना, है ना, और जो है आपका कोई सरकारी उपक्रम हो गया उसमें पैसा लगाना हुआ, एयरलाइंस होगी जैसे सरकार की जो है ना, रेलवे हो गया, तो ये कुछ रोजगार देते हैं। देखिए है ना, परिवहन, बहुत सारी सरकार जो है बहुत सारा निवेश करती है, व्यय करती है, तो इसे हम कहेंगे, इसको भी हम जब व्यय पद्धति के माध्यम से जीडीपी निकालते हैं तो इसको भी हम जोड़ेंगे कुल सरकारी व्यय। और जो चौथा जो होता है वो होता है शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात को भी हम जो है इसमें जोड़ेंगे, किसमें, व्यय पद्धति में। देखो शुद्ध निर्यात क्या है भैया, आयात को क्यों नहीं जोड़ेंगे, निर्यात को ही क्यों जोड़ेंगे, तो इसका रीजन है, आयात का मतलब क्या होगा, कोई भी चीज़, जैसे मान के चलिए ये जो मार्का है, अगर मैं इसका आयात करता हूँ तो सीधी सी बात है, मैं किसी देश से आयात करूँगा या मैं किसी दूसरे देश की जीडीपी से इसका आयात करूँगा, तो ये जो मार्का है वो दूसरे देश ने अपनी जीडीपी में सम्मिलित किया है। जैसे मान के चलिए अगर मैं इसे चाइना से जो है क्या कर रहा हूँ, आयात कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये चाइना की जीडीपी में ऑलरेडी पहले से कैलकुलेट हो चुका है। तो आयात को हम जोड़ते नहीं है, क्योंकि आयात हमने उत्पादन थोड़ी किया है, वो हमारी जीडीपी में सम्मिलित नहीं होगा आयात। निर्यात को हम जो है कैलकुलेट करते हैं, क्यों, क्योंकि अब मान चलिए ये जो मार्का है अगर हम इसे चाइना को बेचेंगे तो ये निर्यात होगा ना, लेकिन बनाया किसने, हमने बनाया है, हमारा इसमें श्रम लगा है, हमारी पूंजी लगी है, हमारी जो है कहीं ना कहीं उद्यमी भूमि, ये सब हमने बनाया है ना। तो इसलिए यहाँ जो है शुद्ध निर्यात को हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसके माध्यम से भी हम व्यय पद्धति के माध्यम से भी जो है हम जीडीपी को निकालते हैं, जिसमें कुल उपभोग प्लस कुल निवेश प्लस कुल सरकारी व्यय और प्लस शुद्ध निर्यात, इसके माध्यम से हम जीडीपी को निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। दूसरी जो विधि होती है उसे हम बोलते हैं उत्पादन पद्धति। उत्पादन पद्धति यानी कि प्रोडक्शन मेथड ऑफ काउंटिंग जीडीपी। तो इसके माध्यम से भी हम जो है क्या करते हैं, जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। जैसे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का कुल योग, इसमें कुछ नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि एक वर्ष के अंतर्गत कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ, और जब टोटल को जोड़ देते हैं तो जीडीपी निकल आती है, ठीक है ना। तो उत्पादन पद्धति ये होगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपने और देखी होगी, थोड़ा उसे भी हम देख लें। जैसे ये तो हो गया हमारा तीन मेथडों से हम जो है निकालते हैं जीडीपी। एक तो आय पद्धति, व्यय पद्धति और उत्पादन पद्धति। जैसे थोड़ा और समझते हैं, जैसे एक दो कारक और होते हैं, दूसरे शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो
जब हम जीडीपी निकालते हैं तो दो तरीके से निकालते हैं, तो मार्केट प्राइस पर निकालते हैं, फैक्टर कॉस्ट पर निकालते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट पर जैसे कैसे, जैसे अगर हम जीडीपी जो है, एक तो मार्केट प्राइस एमपी, वो एक होता है एफसी। एमपी का मतलब हो गया मार्केट प्राइस, यानी कि बाज़ार मूल्य। जैसे इसका जो बाज़ार मूल्य है 20 रुपये है, ठीक है ना। तो अब आप मान के चलिए, जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया कि कुल उपभोग के माध्यम से हम जीडीपी निकालते हैं। तो सीधी सी बात है कि जितनी सारी, जैसे मार्कर है, ये मार्कर, जितने सारे मार्कर जो हैं एक वर्ष में उत्पादन हुआ है इनका, और जब ये बाज़ार में आते हैं, या तो अब उत्पादन हुआ वहाँ आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, फैक्ट्री में, जैसे कि अभी हमने यहाँ देखा उत्पादन पद्धति के माध्यम से, या फिर जब उपभोग के लिए आते हैं तो वहाँ भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखो, जो एमपी है, जैसे हम मार्केट प्राइस बोलते हैं, वो एक होता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, साधन लागत। साधन लागत अभी हमने देखा था, यहाँ देखो, ये वो किराया हो गया, मजदूरी हो गया, ब्याज हो गया, लाभ हो गया, ये अभी हमने देखा था। तो साधन लागत कुछ नहीं होता। जब हम जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पर निकालते हैं तो उसमें क्या जोड़ते हैं, मार्केट प्राइस पर निकालते हैं, इसमें क्या जोड़ते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो, जब मार्केट प्राइस पर निकालते हैं, इसका मतलब हो गया वह मूल्य जो वह वस्तु का मूल्य जो बाज़ार में उपलब्ध है। जिस वस्तु को हम बाज़ार मूल्य के आधार पर खरीदते हैं या बेचते हैं, उसको हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। तो मार्केट प्राइस में क्या समझ होता है, तो जब हम जीडीपी को मार्केट प्राइस पर निकालते हैं तो इसमें क्या सम्मिलित होता है, इसमें आपका फैक्टर कॉस्ट तो सम्मिलित होता ही है, प्लस इसमें जो है टैक्स भी सम्मिलित होता है, ठीक है, टैक्स, फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स। भाई सीधी सी बात है, कोई भी वस्तु जब मार्केट में आती है तो उसमें टैक्स लगाती है सरकार, लगाती है नहीं लगाती है, या तो टैक्स लगाती है या जो है क्या करती है, सब्सिडी देती है, सब्सिडी देती है। भाई कोई भी वस्तु मार्केट में आती है तो उसमें टैक्स होता है या उस पर सब्सिडी होती है। जैसे आप देखते होंगे कि अभी जो डीएपी चल रही है, डीएपी का जो अगर हम बाज़ार वैल्यू देखें, बाज़ार वैल्यू नहीं कहें, अगर हम लागत मूल्य देखें, फैक्टर कॉस्ट देखें, तो उसका 2400 रुपये होता है, 2400 रुपये, ठीक है। लेकिन अगर हम उसे अगर बाज़ार मूल्य देखें, बाज़ार मूल्य, तो बाज़ार मूल्य बेसिकली जो है उसका कितना है, बाज़ार जो मूल्य है वो 1200 रुपये है। क्यों है साहब, क्योंकि सरकार ने जो है 50% क्या दी है, सब्सिडी दे रखी है, सब्सिडी दे रखी है 50%। तो मार्केट प्राइस में जब कोई भी चीज़ आती है तो उसमें या तो सरकार टैक्स लगाती है, टैक्स उसमें इंक्लूड होता है ऑटोमेटिक रूप से, ये मार्का हो गया तो उसमें टैक्स इंक्लूड होगा ही होगा, और दूसरा सरकार जो है सब्सिडी देती है। लेकिन जो फैक्टर कॉस्ट पर हम जीडीपी निकालते हैं तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जो मार्केट प्राइस होता है एमपी, उसमें से हम क्या घटा देते हैं, उसमें से हम कर को घटा देते हैं, ठीक है, कर को घटा देंगे, कर को माइनस कर देंगे, ठीक है, और कर को माइनस कर देंगे, और जो सब्सिडी है उसे हम प्लस कर देंगे। देखो यहाँ हमने देखा था क्या, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट पर जब जीडीपी निकालते हैं तो मार्केट प्राइस में तो कर जो होता है, जो सरकार टैक्स लगाती है उसे हम घटा देंगे, और जो सरकार सब्सिडी देती है उसे जोड़ देंगे। सब्सिडी का मतलब क्या होता है, सब्सिडी का मतलब वो होता है कि सरकार, जैसे मान के चलिए कि जो लोग हैं उन्हें सस्ती दर पर वस्तुएं उपलब्ध की जा सकें। जैसे किसान हैं, सरकार को पता है कि 2400 रुपये की अगर सरकार, किसान डीएपी नहीं खरीद सकते क्योंकि वो गरीब हैं, तो सरकार ने कहा ठीक है, जो इसकी लागत है फैक्टर कॉस्ट आ रहा है 2400 रुपये, तो ठीक है हम ऐसा करते 1200 रुपये सब्सिडी देंगे, जिससे कि जो किसान को सस्ता मिल सके। तो इसलिए जब कभी फैक्टर कॉस्ट पर जो है जीडीपी निकालते हैं तो ध्यान रखिएगा, मार्केट प्राइस में से कर को घटा देंगे और सब्सिडी उसमें जोड़ देंगे, और जब मार्केट प्राइस पर जीडीपी निकालते हैं तो फैक्टर कॉस्ट में टैक्स को जोड़ देंगे, टैक्स को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, और सबसे
कि कुछ स्थितियों में जो है सब्सिडी को भी जोड़ना पड़ता है अगर मार्केट प्राइस पर हम निकालें तो ये हो गया आपका जीडीपी मार्केट प्राइस और जीडीपी एंड फैक्टर कॉस्ट कैसे जो है निकालते हैं। ठीक है, अब आइए अब हम आते हैं वास्तविक जीडीपी और सांकेतिक जीडीपी। देखो दो शब्द होते हैं, वास्तविक और जो है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। ये क्या होता है? जब हम सांकेतिक जीडीपी हम देखते हैं, सांकेतिक जीडीपी क्या होती है? सांकेतिक जीडीपी जब निकालते हैं तो वो चालू वित्त वर्ष में निकालते हैं। चालू वित्त वर्ष का मतलब ये हो गया कि जैसे अभी जो वस्तु का जो मूल्य है वो क्या है उसके आधार पर निकालते हैं। यानी कि जब हम सांकेतिक आधार पर जीडीपी निकालते हैं तो इसमें महंगाई सम्मिलित होती है ना, इन्फ्लेशन सम्मिलित होता है। और जब हम वास्तविक जीडीपी निकालते हैं तो इसमें महंगाई सम्मिलित नहीं होती। एक चार्ट के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। ठीक है ना, आइए एक चार्ट बनाते हैं और चार्ट के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि रियल जीडीपी क्या होती है और वास्तविक जीडीपी क्या होती है और इन दोनों में क्या अंतर होता है और कौन सी जीडीपी जो है वो ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट होगी, ज़्यादा जो है सही होगी। देखो जैसे वर्ष मान लेते हैं, है ना, यहाँ हम लिखते हैं वर्ष और यहाँ लिख देंगे हम जो है वस्तु का मूल्य और यहाँ लिखेंगे संख्या। ठीक है, जैसे मान चलिए कि हम निकालेंगे 2011, 2013 और 2021। ठीक है, मूल्य आप मान लीजिए जैसे कोई भी प्रोडक्ट है तो उसका मूल्य जैसे 2011 में था कितना, 5 रुपये। 2013 में जो एक वस्तु का मूल्य बात कर रहे हैं। ठीक है, 2013 में जो है 7 रुपये और ये हो गया 8 रुपये। ठीक है, और यहाँ आप संख्या मान लीजिएगा। देखो यहाँ देखो, जैसे मान चलिए कि वर्ष 2010, 2013, 2021। 2010 में कुछ वस्तुओं का उत्पादन हुआ और उस समय क्या मूल्य थी, और या आप हम ये कह सकते हैं जैसे यहाँ मैंने मूल्य रखा, देखो 5 रुपये मूल्य था और संख्या उत्पादित हुई 20। 2013 में 6 रुपये मूल्य हो गया था उसी वस्तु का। वस्तु कोई भी मान लो, आप एक मार्कर मान लीजिए। ठीक है ना, तो उस समय 2013 में एक मार्कर हो गया 6 रुपये का और उस समय 19 जो मार्कर उत्पादन हुए, मार्करों का बनाए गए। ठीक है, 2021 में आकर के एक मार्कर की वैल्यू हो गई 10 रुपये और 15 मार्कर बनाए गए। ठीक है ना, तो अब आप यहाँ देखिए, जब हम जीडीपी को देते हैं, जीडीपी क्या है भाई, टोटल जितनी भी वस्तुएं बनाई गई हैं उनका जो है मौद्रिक मूल्य, जो जितनी भी वस्तुएं बनाई गई हैं उनका मौद्रिक मूल्य जीडीपी होता है। ठीक है, सरल भाषा में देखते हैं। आइए अब देखो, जैसे 2010 में जो है वस्तुएं बनाई गई, मार्कर बनाए गए 20 मार्कर बनाए गए। उस समय वस्तु की मूल्य क्या थी, अभी हम देख रहे हैं कौन सी, नॉमिनल जीडीपी, सांकेतिक जीडीपी। ठीक है ना, सांकेतिक जीडीपी वास्तविक जीडीपी क्या होती है और सांकेतिक जीडीपी में क्या जोड़ होता है। और ज़्यादातर जो कैलकुलेट होती है जीडीपी वो वास्तविक जीडीपी की कैलकुलेट होती है हमारे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन सांकेतिक यहाँ भी हम समझ रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सांकेतिक जीडीपी में हम जो है महंगाई को जोड़ देते हैं। ठीक है, महंगाई और चालू वित्त वर्ष पर निकालते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 5 रुपये मूल्य था, ये वस्तुएं बनाएगी 20, है ना, 20 वस्तुएं बनाएगी, 20 मार्कर बनाए गए और उस समय एक मार्कर की वैल्यू थी 5 रुपये। जब मैंने इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10, ये हो गया 100 रुपये। यानी कि उस समय हमारी जीडीपी थी 100 रुपये, 100 रुपये की हमारी जीडीपी थी। ठीक है ना, 2013 में जो है मार्कर की वैल्यू हो गई 6 रुपये, मार्कर हो गया 6 रुपये और वस्तुएं बनाई गई कितनी, मार्कर बनाए गए 19, और जब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीडीपी हो गई 114 रुपये। अब आप समझने का प्रयास करें कि जब मार्कर 20 बनाए जा रहे थे तब हमारी जीडीपी थी 100 रुपये और जब मार्कर 19 बनाए जा रहे हैं तो बढ़कर हो गई 114 रुपये। तो अब आप देखिए, क्या जीडीपी वास्तव में बढ़ी? नहीं बढ़ी ना। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ेगी साहब, लेकिन वस्तुओं का उत्पादन तो उतना ही हो रहा है, श्रमिक तो उतने ही लग रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, जितनी वस्तुएं उत्पादित होंगी, जितनी वस्तुओं और सेवाएं का उत्पादन होगा उतना ही अधिक जो है रोजगार क्रिएशन होगा, उतनी ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी।
जैसे अभी वेनेजुएला का एक किस्सा होगा, आपको पता होगा कि वहाँ जो है मुद्रा का जो मूल्य है वो बहुत गिर गया है। पता चल रहा है कि एक रुपया, एक वस्तु जो है 1 लाख रुपए में आ रहा है। कोई और वस्तु आप खरीदेंगे तो 1 लाख रुपए में मिल रही है वो, और पहले वही सस्ती मिल रही थी। तो अगर हम कैलकुलेट करें, अगर हम सांकेतिक जीडीपी के आधार पर और वेनेजुएला की जीडीपी निकालें, तो हम कहेंगे कि यार वेनेजुएला की जीडीपी तो बहुत बढ़ गई, लेकिन ऐसा तो नहीं है। बताइए, वस्तुएं तो उतनी ही हैं उनके पास और कम और हो गई वस्तुएं, लेकिन महंगाई बहुत हो गई, और महंगाई के कई कारण होते हैं, ठीक है। तो इसलिए महंगाई बढ़ जाती है, तो उस आधार पर जो है जीडीपी को नहीं निकालते। जीडीपी के लिए फिर एक बेस दर डिसाइड कीजिए, अभी हम देखेंगे। देखो, अब देखो 2021 में मार्कर का वैल्यू हो गया 10 रुपये, और मार्कर बनाए जा रहे हैं कितने, 15। जीडीपी कितनी होगी, 150। देख रहे हैं, जब 20 मार्कर बनाए जा रहे थे तब हमारी जीडीपी 100 रुपये थी, और जब 15 मार्कर बनाए जा रहे हैं तो जीडीपी 150 हो गई। तो है जोल कि नहीं है ना। तो ये इस विधि से इसे हम बोलते हैं सांकेतिक जीडीपी, जो कि गलत होती है। हम कह सकते हैं कि वो पर्याप्त नहीं होती, ठीक है ना। किसी अर्थव्यवस्था को जज करने के लिए ये पर्याप्त नहीं होती। इसलिए जीडीपी जब भी निकालते हैं तो एक बेस दर होती है, आधार वर्ष, हमारे यहाँ उसे आधार वर्ष बोलते हैं। आधार वर्ष, इसका तात्पर्य क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि आधार वर्ष हो गया, हमारे यहाँ होगी 2010 से 2010 और 11, ये एक आधार वर्ष हो गई। 2010 और 11 का मतलब ये हो गया क्योंकि हमारे यहाँ जो साल स्टार्ट होती है वो 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक, यानी कि एक तो ये पूरी साल हो गई, और फिर अगली वाली जो साल होगी उसमें भी कहीं ना कहीं जुड़ा होता है वो, तो इसलिए हम 10-11 बोलते हैं। अभी जैसे हमारी जो साल चल रही है वो कौन सी चल रही है, 2021, यानी कि 20 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी और 31 मार्च 2021 तक, नहीं सॉरी, 21-22 है शायद अभी तो, हाँ अभी 21-22, क्योंकि अभी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गई, अब 21-22 में लग गए, ठीक है। और 2022 तक ही चलेगी, 31 मार्च 2022 तक। तो इसलिए यहाँ देखो, तो देखो 2010 और 11 के आधार पर, मतलब एक मान के चल रहे हैं। अब देखिए क्या सरकार डिसाइड करती है, कौन बेस दर के, बेस ईयर क्या होती है वो सरकार के ऊपर है। लेकिन अब अभी हम मान के चले हैं कि मान के लिए कि हमारी बेस ईयर होगी 10 और 11। जैसे यहाँ जो मार्कर है 10 और 11 में मार्कर की वैल्यू रख दी 5 रुपये कि साहब जो है हम जीडीपी निकालेंगे, तो ये जो बेस दर होती है ना बदलती रहती है। इसकी कुछ पता नहीं साल 2-4 साल के पीछे या 10 साल के पीछे कुछ हुए, ये बदलती रहती है बेस दर, महंगाई के हिसाब से उसे बदलती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2010 में मार्कर की वैल्यू रख दी 5 रुपये कि जो है भाई साहब जितने भी मार्का बनाए जाएंगे उसे हम 5 रुपये के हिसाब से काउंट करेंगे, ठीक है। तो अब मान के चलिए कि 2010 में रख दिए 5 रुपये और कह दिया कि भाई 2015 तक ये वैल्यू हमारी रहेगी। इसका मतलब हुआ कि 2010 से लेके 2015 तक जितने भी मार्कर बनाए जाएंगे उनकी वैल्यू रहेगी 5 रुपये, उसके आधार पर जो है जीडीपी काउंट की जाएगी। और अगर हम सांकेतिक जीडीपी देखें तो उसमें क्या हो रहा था, इसमें हो रहा था कि 2010 में अलग वैल्यू हो गई, 2011 में अलग हो गई, 2013 में अलग हो गई, 14-15 इनमें जो वैल्यू होगी, जो मूल्य होगा मार्कर का वो अलग अलग होगा। लेकिन जब हम वास्तविक जीडीपी निकालते हैं तो उसमें जो है एक आधार वर्ष होती है, और आधार वर्ष के आधार पर जो है मूल्य डिसाइड किया जाता है, ठीक है। देखो यही देखते हैं, जैसे यहाँ अगर एक आधार वर्ष हम मान के चलें 2010, ठीक है, और 2010 में जो है हम 5 रुपये मूल्य रखते हैं मार्कर का, तो यहाँ देखिए यहाँ भी 5 रुपये ही होगा, ठीक है, और यहाँ भी जो है मार्कर का वैल्यू होगी 5 रुपये। अब निकालते हैं जीडीपी। देखो अभी क्या होता है, अभी देखो 1 से 14 आ रही थी, देखो यहाँ तो 100 ही आएगी, ठीक है, और जब 19 का गुणा हम 5 से करेंगे तो कितना हो गया, 95 रुपये। और जब 15 का गुणा किससे करेंगे, 5 से करेंगे तो 15×5 75, 5 चौक 60 और 5 75 है ना। तो यहाँ देखो यहाँ जीडीपी निकली 75 रुपये, यानी कि अगर हम देखें आधार वर्ष के आधार पर वास्तविक जीडीपी देखें तो क्या घट रही है कि नहीं घट रही। पहले 100 थी, फिर 95 हो गई, फिर जो होगी 75 रुपये हो गई, 75 रुपये है ना। जीडीपी घटी ना, वास्तविक जीडीपी इसे बोलते हैं। लेकिन जो सांकेतिक जीडीपी थी वो क्या दिखा रही थी, वो दिखा रही है साहब बढ़ती हुई,
100 रुपये, 114 रुपये, 150 रुपये, है ना। तो ये आप समझ गए ना, सांकेतिक जीडीपी क्या होती है, वास्तविक जीडीपी क्या होती है। कोई भी देश होता है वो ज़्यादा तरीके से जीडीपी निकलती है, वो वास्तविक आधार पर निकलती है। वास्तविक आधार जो होता है निकालने का जीडीपी का, वो ये होता है कि एक आधार वर्ष फिक्स की जाती है और उस आधार वर्ष में जितनी भी मूल्य वस्तुएं होती हैं उनका मूल्य फिक्स किया जाता है और उसी के आधार पर 4-5 साल तक जो है जीडीपी कैलकुलेट की जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ और हम देखेंगे, पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी। पीपीपी क्या होता है, जैसे हम सुनते हैं पीपीपी, जैसे हमने सुना, हम सुनते हैं अखबारों को, जैसे पीपी के आधार पर जो है भारत की इकोनॉमी तीसरे नंबर पर है और अगर टोटल जीडीपी के आधार पर देखें तो लगभग 6वें या 7वें नंबर पर है। अब आंकड़े आएंगे तो पता चलेगा, लेकिन लगभग 6वें या 7वें नंबर पर, ठीक है। तो पीपीपी क्या होता है, परचेसिंग पावर पैरिटी का मतलब हो गया कि हमारा जो है खरीदने की क्षमता कितनी है। खरीदने की क्षमता का मतलब हो गया कि हम जो है कोई भी वस्तु कितनी खरीद सकते हैं, हमारी जो खरीदने की कितनी क्षमता है। तो अगर हम देखें तो विश्व में हम जो है तीसरे नंबर पर आते हैं, तीसरे नंबर पर हमारी जो है खरीदने की क्षमता है परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर, ठीक है। परचेसिंग पावर पैरिटी अगर हम देखें तो वो कुछ नहीं है, उसमें आप ही मान के चलिए कि जैसे कोई भी ये मार्कर जो है 20 रुपये में हम यहाँ ख़रीद रहे हैं भारत में, और यही मार्कर जो है अमेरिका में मिल रहा है 50 रुपये में। तो अगर हम देखें कि हमारे देश की 20 रुपया और अमेरिका का जो 50 रुपया है वो कहीं ना कहीं बराबर है खरीदने के हिसाब से। एक और उदाहरण की बातें समझते हैं, जैसे मान के चलिए कि हम किसी देहात में रहते हैं और किसी जो है एक बहुत बड़े सिटी में रहते हैं, जैसे बेंगलुरु हो गया या मुंबई हो गया। तो आप पाएंगे कि वही गेहूँ, वही आटा या वही समोसा हमारे गांव देहात में 5 रुपये का या 6 रुपये का मिलता है, और लेकिन बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं उनमें 10 रुपये का मिलता है। तो अगर हम देखें समोसा को, अगर हम देखें तो हमारे गांव में वही 5 रुपये और शहर में 10 रुपये के बराबर है, होता है ना, इक्वल है। तो इससे आप अप्लाई कर दीजिए विश्व के ऊपर कि वही चीज़ जो है हम यहाँ हमारे देश में कोई अपना अच्छे से जीवन 10,000 रुपये में बढ़िया से गुजार रहा है, अच्छे से खाना पीना रहना सब लेकर के, और वही लाइफस्टाइल कोई व्यक्ति अमेरिका में 20,000 रुपये में गुजार पा रहा है। 20,000 रुपये कमाएगा तब वो जिएगा वो जीवन जो 10,000 रुपये में भारत में जी रहा है। तो ये डिफरेंट होता है। इसी के आधार पर जो है हम परचेसिंग पावर पैरिटी डिसाइड करते हैं कि जो बेसिकली हमारी खरीदने की क्षमता कितनी है। तो अगर हम खरीदने की क्षमता के आधार पर देखें तो हम विश्व में तीसरे नंबर पर हैं। तो एक्चुअली पीपीपी से क्या होता है, पीपीपी से कहीं ना कहीं ये मालूम पड़ता है जो निवेशक होते हैं वो कहीं ना कहीं आकर्षित होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी देश की पीपीपी परचेसिंग पावर पैरिटी अच्छी है, उन लोगों की खरीदने की क्षमता काफ़ी अधिक है, तो सीधी सी बात है वहाँ निवेश ज़्यादा होगा। क्यों सीधी सी बात है, कोई भी वस्तु अगर बिकेगी तो उत्पादित होगी, और उत्पादित होगी तभी जो है रोज़गार क्रिएशन होगा, है ना। तो मेन चीज़ होता है डिमांड के ऊपर, आप मांग कितनी है। तो परचेसिंग पावर पैरिटी बेसिकली मांग को निर्धारित करती है, किसी भी अर्थव्यवस्था में कितनी मांग है। ज़्यादा मांग होगी तो वो इकोनॉमी कहीं ना कहीं ग्रोथ ज़्यादा कर रही है ना। तो इस आधार पर, ठीक है। तो आई होप आपने को ये वीडियो समझ में आया होगा, हमारा ये लेक्चर जिस प्रकार से हमने कैलकुलेट विधि की बताया कि जीडीपी कैसे जो है काउंट करते हैं, है ना। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें, ठीक है ना। और इसी सीरीज में हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे, इकोनॉमिक्स के जितने भी जो है टॉपिक हैं, जितने भी जो है शब्दावलियाँ हैं, और जो संविधान का जो हम लेके चल रहे हैं वो तो हम आपको देते रहेंगे, ठीक है ना। तो बस इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।